में से आई गेस कि कुछ स्टूडेंट्स की आज ही फर्स्ट क्लास होगी पॉलिटी की, सो है ना, कुछ लोगों की फर्स्ट क्लास है पॉलिटी की। आई होप सोनाली, शुभम, सैफ, आप लोगों की तो फर्स्ट क्लास है। पूजा, देखिए इसके पहले आप लोगों ने क्लासेस मतलब कि अपने स्कूल डेज में पॉलिटी पढ़ के रखी बेटा? आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पॉलिटी कभी पढ़ी है? वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी बहुत, अच्छा अच्छा। आप लोग मेरे से मिले हो क्या कहते हैं अदर बैचेस में? क्या हम आप पहले आपसे मिल चुके हैं कि हिस्ट्री की क्लासेस में या अदर क्लासेस में, ज्योग्राफी वगैरह में? आप में से कोई है जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री की बैच में था? ज्योग्राफी हिस्ट्री की बैच में आप में से कोई था पहले? कोई नहीं था। इट्स द फर्स्ट क्लास, ओके। तो देखिए एक्चुअली ये जो आपकी मर्जी की गई है, इसमें अभी तक जितना चीजें मैंने पढ़ाई है इस बैच में, बेसिकली हमने आपका जो कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में पार्ट्स क्या है, सब पार्ट्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, और इन सब के बाद फिर आपकी सेक्टर पॉलिटी की प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी तक की चीजें कवर की हैं। उसके बाद अभी मुझे आज से एग्जीक्यूटिव शुरू करना था, ठीक। तो अगर मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पे जाऊंगी तो आप में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों में से पॉलिटी अभी जो है किसी ने पढ़ी नहीं है, राइट। तो आई थिंक कि हम बिगनिंग से ही चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। थोड़ा सा अगर आप मेरे को सपोर्ट करो तो हम जल्दी जल्दी करके कवर कर ले। अदरवाइज क्या होगा कि मतलब अभी एक हफ्ते तो पूरा कवर किया, वापस एक हफ्ते तो बहुत टाइम जाएगा। हम दो तीन दिनों का टाइम लेके जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। अगर स्पीड का बहुत इशू होगा तो बताइएगा। अगर स्पीड का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैनेजेबल है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। इज दैट ओके फॉर यू गाइस? अमनदीप, कुंवर, पायल, पूजा, क्वालिटी कवर हो जाएगी? नहीं नहीं, 2-3 दिनों में नहीं बेटा, जितना हमने पढ़ लिया है, जितना हमने पढ़ लिया मतलब अप टू फंडामेंटल ड्यूटीज, वो वहां तक अगर 2-3 दिनों में थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट अप करके पढ़ें तो हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर स्पीड का इशू लगेगा आपको तो मेरे को बता दीजिएगा, हम लोग स्लो कर लेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा मतलब स्पीड अप करके फंडामेंटल ड्यूटीज की चीजों को, जैसे आज आपका मंडे है, वेडनेसडे तक खत्म करें, चलेगा? अच्छा देखिए, आप लोगों का जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें आपको पता ही है कि टीयर 3 भी होता है, और टीयर 3 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल चीज है वही आपका इंडियन पॉलिटी है। कि सबसे क्रूशियल अगर कुछ है तो आपका इंडियन पॉलिटी है। क्यों? क्योंकि जो मेजर इश्यूज आते हैं लिखने के लिए, है ना, जो आपका टीयर 3 में लिखने के लिए होता है, वो उन्हीं का अच्छा हो पाता है जिनका पॉलिटी अच्छा होता है। टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया आपका कि टीयर 3 में आपको लिखना है सपोज कि उस पर डिमोनेटाइजेशन पे लिखना है, वहां पे भी पॉलिटी का काम आएगा। सपोज कि आपको लिखना है कि रैपिड को कोरोना पेंडेमिक पे लिखने के लिए आ गया, वहां पे भी आपकी पॉलिटी का इशू आ जाता है। तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए आज की क्लास में इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीजें एक बार बता देती हूँ कि क्या चीजें पढ़ना है। देखिए आपका जो सिलेबस है वो कहता है इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक। और जो हम लोग मतलब मीडिया में आपने वर्ड सुना होगा पॉलिटिक्स, कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिक्स में ये होता है, और पॉलिटी हम जो सिलेबस में पढ़ता है वो है इंडियन पॉलिटी। तो जो चीज पॉलिटी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका जो सिलेबस है एसएससी का, आप देखेंगे तो उसमें लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब इंडियन पॉलिटी मतलब होता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि सारे रूल्स लिख दिए गए, सारे नियम लिख दिए गए कि लॉ ऐसा होगा, लॉ वैसा होगा, लॉ ऐसा होगा, ये आप करेंगे तो ये होगा, ये सिटीजन होंगे, स्टेट क्या होगा, टेरिटरी क्या होगी, ये सारा कुछ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजों के बेसिस पे रूल्स को कैसे चलाया जाएगा उसको हम कहते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक। तो बता कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स, और पॉलिटी क्या होगा, हाउ दीज रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज पॉलिटी। और जब आप देखते हैं ये आपके मीडिया में ये पॉलिटी नहीं बोलते, बोलते हैं पॉलिटिक्स,
यानी इसका प्रैक्टिकल, पॉलिटी का जो प्रैक्टिकल वर्जन है दैट इज नोन एज पॉलिटिक्स। जो पॉलिटी का प्रैक्टिकल होता है ना कि चुनाव लड़ा गया, इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, इसको हम कह देते हैं पॉलिटिक्स। ठीक, तो पॉलिटी का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो हो गया आपका पॉलिटिक्स। अब जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आने वाले 10 से 15 दिनों में हमारा पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो देखिए 2 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। एक स्टैटिक पार्ट होता है जो कि अब चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दिया है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन का वही आर्टिकल रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो एक हो गया स्टैटिक पार्ट, जो आने वाले 10 से 15 दिन है इसमें हम आपका स्टैटिक पार्ट पूरा कवर कर लेंगे पॉलिटी का, कि मतलब एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, पंचायत क्या है, एनएचआरसी क्या है, एसएचआरसी क्या है, सारा कुछ जो स्टैटिक पार्ट है वो अपकमिंग जो 10 से 15 दिन होगा उसमें आपका कवर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, देखिए अभी जो एसएससी में क्वेश्चन आने लगा वो ऐसा आता है कि एक स्टेटमेंट आता है कि जो आपका स्टैटिक पार्ट रहता है, जो दूसरा स्टेटमेंट रहता है वो आपके करंट पार्ट का रहता है, थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है दोनों का मिक्सचर हो। फिर आपसे पूछते हैं सिलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो, 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, यानी आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट भी पता होना चाहिए। तो अब करंट अफेयर्स आपको समझ में कब आएगी, जब आपका स्टैटिक पार्ट थोड़ा मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा कि मतलब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। अब आपको अगर आप अपने स्टैटिक पार्ट में पहले से पढ़ के रखोगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता है, जब ये चुनाव होता है तो ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर हो जाता है, ये हम स्टैटिक में पढ़ के रखेंगे। और करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा कि भाई ये नया पर्सन सीईसी बन गया है, तो आप उसको तुरंत कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो पहले पढ़ना है स्टैटिक पार्ट, फिर कोरिलेशन के लिए हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, तब जाके आपके एसएससी का मतलब टीयर 1 का जो पेपर होगा वो एकदम तैयार हो जाएगा। और टीयर 3 के पेपर के लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको टॉपिक दे दिया करूंगी, अगर आप लोग कहो तो मतलब आप लोग मेरे को बता दो, मतलब मेरा आपको यही सजेशन होगा कि टीयर 3 के लिए प्रैक्टिस तब मत करिए जब टीयर 3 का एग्जाम सर पे आ जाए। टीयर 3 की प्रैक्टिस आप अभी से करते चलिए। आई विल गिव यू अ टॉपिक, हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद एक टॉपिक दे देंगे आपको कि चलो मान लो कि कोई सा भी एक टॉपिक कि इसको 100 वर्ड्स में आप इसको लिख लीजिएगा। 100 वर्ड्स में आप जब लिखेंगे तो उसमें करंट अफेयर्स का भी पार्ट और स्टैटिक का भी पार्ट, अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। हफ्ते में एक चीज लिखिए, पूरे हफ्ते में एक टॉपिक। ठीक, उसके बाद आप मेरे को मेरी मेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा, आई विल चेक इट आउट, तो उससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, और उसके बाद आपकी भी प्रैक्टिस बनी हुई रहेगी। इज दैट ओके फॉर यू? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बताओ, तो कैन आई गिव यू अ टॉपिक इफ यू वांट टू राइट, अदरवाइज फिर हम टीयर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे भी यही बोला गया है कि आपको टीयर 1 पढ़ाना है। तो अगर देखो मेरा यही सजेशन है कि आप सारी चीजों को साथ में लेके चलिए, पर अगर आपको लगता है कि टीयर 1 पे ही फोकस करना है देन लेट मी नो, हम सिर्फ अभी इसी पे फोकस रहेंगे। करना है, लिखना है आप लोगों को। अमन, अजय, अमनदीप, कुमार, पायल, यस मैम, करना है टीयर 3 का भी। हाँ यस मैम, साथ साथ करते चलिए, ताकि और दूसरा चीज अभी आपने वो तो देखी नहीं होगी टीवी एस्पायरेंट, एस्पायरेंट की जो सबसे खास चीज है वो आपको पता ही होगी ना, वो क्या है, प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। ठीक, तो अगर इनके देखिए एसएससी में कितना कंपटीशन है, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस डाल के रखेंगे तो कम से कम अदर एग्जाम्स में भी तो आप जा सकोगे, है ना, नहीं तो फिर अगर नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो अदर एग्जाम में कैसे जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आपको लिखना है। दूसरा चीज है स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट जो 15 दिन का हमारा टाइम होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। करंट पार्ट के लिए एक तो आपको यहाँ से सोहेल सर जो देते हैं वो तो आप पढ़िएगा ही, उसके बाद करंट अफेयर्स में आप लोग मेरे बैच में है करंट अफेयर्स के लिए सैटरडे को और वेडनेसडे को जो क्लास होती है, अगर होंगे तो भी नहीं होंगे तो भी मतलब इतना तो उसका मैटर नहीं है। आपको एक काम करना है, आपको संसद टीवी और इंडिया रेडियो, मतलब जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक प्राइवेट चैनल्स देखना बंद कर दीजिए न्यूज का, आपको गवर्नमेंट चैनल ही देखना है, या तो डीडी न्यूज ले लीजिए, संसद टीवी जिसको पहले राज्यसभा टीवी कहते थे वो, या ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज। आपको रोज उसको मतलब 15 मिनट देना ही देना है, दैट इज बाइबल फॉर यू, आपको देना ही देना है। और जब आपको वो लिखने का मैं टॉपिक दूंगी ना, एक आप मेरे को लिख के दे दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का लिखने का लेवल अभी क्या है, तो उसके हिसाब से आई विल गाइड यू कि कैसे आप लिखेंगे और अपने लिखने की अप्रोच को ठीक करेंगे कि आपके मार्क्स आ जाए, है ना। और मतलब फर्स्ट वो सबसे बेस्ट होता है। आप में से कितने लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी, कितने लोग अपना वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हैं किसी का? आपका फर्स्ट है, किसी का ऐसा है जिसका सेकंड या थर्ड है? कोई ऐसा है आप में से जिसका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है? सबका फर्स्ट है, मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा बेस्ट अटेम्प्ट होता है, तो लग के दीजिए और फर्स्ट रो में क्लियर कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आपका यहाँ होगा यहाँ, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है, ट्रस्ट मी उससे अच्छा अटेम्प्ट नहीं आ पाता है। तो जब मरना ही है, करना ही है, तो पहली बार में इतना लग के करिए, इतना डिटर्मिनेशन के साथ करिए कि बिल्कुल नाउ सक्सेसफुल उसके कुछ चांस ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टैटिक पार्ट हम पढ़ते चलेंगे, तो डेली, क्योंकि डेली आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, मतलब क्लास में आने के पहले आप रिवीजन करके आएंगे। ये मैं पूरी की पूरी पीपीटी आपको रोमा मैम के थ्रू भेज दूंगी, आप पूरी की पूरी पीपीटी 366 पेजेस की पीपीटी, पूरी पीपीटी आप अपने पास रखिएगा। तो जब मान लीजिए कि क्लास में हमने 10 मिनट तक पढ़ लिया, आने वाली जो क्लास होगी, मतलब कल की क्लास, उसका भी 5-6 स्लाइड आप आगे से पढ़ के बैठेंगे, तो जाके जब हम पढ़ाएं तो आपको तुरंत क्लास हो जाए और आपका वो रिवीजन हो। फिर जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये पहली अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच हो गई कि आपको हफ्ते में एक आर्टिकल लिखना ही लिखना है, 100-150 वर्ड लिखने में। और थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट मतलब मेरा ये अप्रोच होता है पढ़ाने को लेके कि आई विल गिव यू अ शीट मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक शीट, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, मतलब किसी किसी में 20, कभी कभी 25। वो शीट मैं देते जाऊंगी टाइम टू टाइम। वो शीट आपको मतलब जब हो जाएगा, वो आप शीट को टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन की जो शीट है वो 15 मिनट में सॉल्व करिएगा घर पे बैठ के। उसके बाद मैं उसमें आंसर्स नहीं दूंगी। अगले दिन क्लास में जब हम क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद फिर आपके टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन की शीट है, आप अपने गैजेट में एक अलग से फोल्डर बना के ये सारी शीट्स को रख लीजिएगा। ठीक, ताकि एग्जाम के टाइम में अगर ये 366 स्लाइड आप नहीं रिवाइज कर सकते, पॉसिबल नहीं है, कम से कम आप क्वेश्चन की शीट तो जरूर रिवाइज करते जाएंगे, है ना। डेली बेसिस पे क्वेश्चन की शीट रिवाइज करते जाइएगा। आप लिख के ले लो, कोई टाल नहीं सकता कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, सही होना ही होना है। ठीक, अगर 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 आप सही करके आओगे। एसएससी के अलावा मेरी तैयारी इतनी होगी, मेरी कोशिश होगी कि आपका लेवल इतना कर दिया जाए कि आप स्टेट सर्विसेज होते हैं ना, स्टेट सिविल सर्विसेज, उनके एग्जाम का प्रीलिम्स भी क्लियर कर ले। इतना सॉलिड तैयारी आपकी हो चुकी रहेगी। लेकिन अप्रोच क्या होगी कि 15 दिन फोकस होके बिना मिस किए आप क्लास में रहेंगे। क्लास में रहिएगा डियर, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। क्लास का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। ठीक, तो क्लास में आपको रहना है, बी अटेंटिव इन द क्लास, पूरी चीजें सुनिए, नहीं समझ में आता है पूछो, 1 बार 2 बार 3 बार डायरेक्टली पूछिए। मतलब आपको लगता है ये चीज आपको नहीं समझ आ रही तो डायरेक्टली मेरे से उसी समय पूछिए, क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा काम आपका होगा कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन की शीट है वो करनी ही करनी है। थर्ड काम है कि जो है 100 वर्ड्स का एक जो समरी होगा, 100 वर्ड्स में आपको जो मैं टाइटल दूंगी उसको आप लिख के आइएगा। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपको राज्यसभा, डीडी न्यूज या ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, इसमें से कोई आपको जो समझ में आता है उसका न्यूज फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़े दिन बाद जब आप पॉलिटी पढ़ने लग जाएंगे तो आपको न्यूज समझ में आने लगेगा। ठीक, आई बात समझ में? अमनदीप, अजय, कुंवर, पायल, पूजा, प्रीति। यस मैम। ठीक है, अगला है आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी यही है कि पहले स्टैटिक हमें पढ़ना है, फिर स्टैटिक को हमें करंट अफेयर से रिलेट करना है, ये मैं आपको बता दूंगी कैसे। और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा बहुत सारा एमसीक्यू। अभी क्लास के टाइम तक तो मैं आपको 150 तो एमसीक्यू तो हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा भी आपको स्टैटिक मतलब ये चीज करना है। देखिए प्लानिंग क्या है, अब क्लास की प्लानिंग आने वाले 15 दिनों में क्या होगी कि पहले तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो हमारा जो मतलब भारत है, भारत चलता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे ही हवा में बन के नहीं आया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए बहुत पहले से चीजें शुरू हो गई थी। लेकिन जो पॉलिटी की शुरुआत होती है वो आपकी हिस्ट्री से होती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों थी? क्योंकि हम क्या थे, एक गुलाम थे, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी। ठीक, अब कॉलोनिज्म में हम किसके गुलाम थे? तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन वालों ने धीरे धीरे कानून बनाए। पहले हमारे यहाँ पे क्या था, राजा रानी थे। अकबर क्या था, लॉ बनाने वाला। अकबर ये बताता था किसको क्या सजा मिलेगी। और मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों बॉडी अकबर ने थी। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने राजा रानी का कंसेप्ट खत्म किया और धीरे धीरे जैसा ब्रिटेन में सिस्टम था वैसा सिस्टम इंडिया में लाने लगे। वहां से हमारी शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, और इसके लिए हमें जाना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारा कुछ वहां से लेके पढ़ना होगा। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई तो बनाएगा कौन? ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आके बना देगा। तो बनी एक असेंबली, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भारत के लोगों से। इंडिया में रहने वाले लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी चुना। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब इंडिया के लोगों में से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी, और इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। तो अगला आप पढ़ेंगे वो है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जब इंडिया आजाद हुआ उसके पहले वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। जैसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, कनाडा में बन चुका था।
तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बन चुके थे, ठीक। तो हमने क्या किया कि जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो हमने डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ सोर्सेस लेने की कोशिश की कि चलो आयरलैंड से हमने ले लिया डीपीएसपी, अमेरिका से ले लिया प्रियम्बल, आपका ब्रिटेन से ले लिया सिंगल सिटीजनशिप। तो जो चीजें जहां से ली है उससे आपका क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है मैचिंग के फॉर्म में। ये चीज हमने यहाँ से ली, ये चीज हमने यहाँ से ली, ये चीज हमने यहाँ से ली, यू विल हैव टू मैच इट। ठीक, तो हो गया आपका सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है आपका पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का जो संविधान है, जैसे आपका बुक होता है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड होता है, ऐसे आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर पार्ट में है बहुत सारे आर्टिकल्स। पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है पार्ट्स में, पार्ट डिवाइडेड है आर्टिकल्स। तो कुछ पार्ट, अब देखिए है तो 25 पार्ट, आपको सारे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हम यहाँ क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा पार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अगला है आपका द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। देखिए क्या था कि जो आपका प्रियम्बल है वो पहले नहीं बना था। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, सपोज कि आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के साथ एक रूल बुक आती है कि आप इस मोबाइल को कैसे यूज करेंगे। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इस मोबाइल का फीचर ये है, मतलब ऑल्दो तो हम देखते नहीं, हम तो मान के चलते कि हमें मोबाइल आती ही आती है। बाय द वे हर चीज कुछ भी आप खरीदेंगे उसके साथ एक रूल बुक आती है जो ये बताती है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल क्या है, आप इसको यूज कैसे करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से जो आपका प्रियम्बल है उसमें भी ये सारी चीजें बताई गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है, ये प्रियम्बल से हम अचीव क्या करने वाले हैं, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया है, ये सारी चीजें आपके प्रियम्बल में दी हुई है। फिर आ जाता है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 बात करता है इंडिया क्या है, इसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगा। फिर पार्ट टू में ही एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, मतलब कि कौन कौन से लोग इंडिया के लोग होंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि कोई अमेरिका से घूमने आया और वो इंडिया में बस गया तो क्या वो इंडिया का सिटीजन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट कि आप इंडिया के सिटीजन को इंडिया की गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने लोगों को इन सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या क्या राइट्स दिए हैं, उसी राइट को कहते हैं फंडामेंटल राइट। उसके बाद है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी का क्या मतलब है, डीपीएसपी का मतलब कि जैसे हमारे सिटीजन को राइट दिया गया उसी तरीके से सरकार को डायरेक्शन दी गई कि आप आने वाले टाइम में हमारे इंडियन सिटीजन के लिए रूल्स कैसे बनाएंगे, उसको हम कहते हैं डीपीएसपी। अगला आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कि अगर आपको डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव मतलब डी से डायरेक्शन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, स्टेट को। स्टेट मतलब सरकार, ठीक, सेफ क्लियर हुआ। उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि अगर आपको कुछ राइट मिले हैं तो आपके लिए कुछ ड्यूटी भी होगी। मतलब अगर आपको ये राइट है कि आप जोर जोर से म्यूजिक सुन के गाना बजाएं, ठीक है, और मेरा एग्जाम है, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आपका राइट वहीं पे खत्म हो जाता है जहां से मेरा राइट शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे शांति से रहने का पूरा राइट है और आपको म्यूजिक सुनने का राइट है। तो आपका स्पीड का बैलेंस कौन बनाएगा, वहां पे आ जाएगी कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपको बोलेगी कि म्यूजिक कम करो क्योंकि मुझे पढ़ना है, ठीक। फिर हमें पढ़ना होगा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। इस इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, मेजोरिटी कैसे निकाली जाती है, बिल्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट के सेशन क्या होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पोस्ट है, या सिर्फ ये एक रबर स्टैम्प है। मतलब ये क्या वही काम करती है जो इसका मन करता है, या फिर ये वो काम करती है कि मतलब इसको ये जो है कैबिनेट से पूछ के काम करती है, या फिर ऐसा करती है कि जो इसका मन आता है वो ये कर लेती है। तो ये सारा कुछ ये पोस्ट के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी को जो पोस्ट मिला है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, ठीक है भी या नहीं है, क्या प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है। इन सबको लेके आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको डील करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर वाले सेक्शन में। फिर जैसे आपका सेंटर है वैसे आपका स्टेट है। स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या डिफरेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर गवर्नर की पोस्ट को देखेंगे। गवर्नर मतलब जैसे आपका सेंटर में प्रेसिडेंट होता है ऐसे आपका स्टेट में गवर्नर है। तो क्या गवर्नर की पोस्ट इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, ये तो आप अभी बता सकते हैं। बताइए कि क्या गवर्नमेंट का मतलब जैसे आपने कभी गवर्नर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, गवर्नर का कभी इलेक्शन हुआ है, नहीं। यानी गवर्नर की जो पोस्ट है वो क्या है, अपॉइंटेड है, सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, वेरी गुड।
वेरी गुड सोनाली, साक्षी, पायल, अजय, वेरी वेरी गुड। उसके बाद फिर हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। जैसे प्राइम मिनिस्टर वैसे ही चीफ मिनिस्टर है, या प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। अगर डिफरेंसेस हैं तो क्या है उसके बारे में समझेंगे। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है इंडियन जुडिशरी। जब इंडियन जुडिशरी देखेंगे तो आपको हर चीजें देखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट भी कवर करेंगे, हाई कोर्ट कवर करेंगे। उसके बाद होते हैं लोकल कोर्ट, जैसे लोक अदालत क्या होती है, ठीक। लोक अदालत के बाद ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है, ये इंडियन पीनल कोड क्या होता है, ये भी चीजें देखना। सुना होगा, न्यूज में सुना है, आईपीसी की सेक्शन इसके तहत, सीआरपीसी के इसके तहत सुना है ये वर्ड आईपीसी सीआरपीसी, सुना है पहले? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल जो नासा है वो क्या है, लोक अदालत क्या होती है, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। इसके बाद है आपका पंचायती राज, इसमें सरपंच का इलेक्शन, ग्राम प्रधान का इलेक्शन, वो सारा कुछ क्या है वो सारा कुछ देखेंगे। फिर आपको एक मतलब जो लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़नी होती है कि जितने अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो 400 प्लस आर्टिकल है, सब याद कर पाना तो मुश्किल है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, पता रटे होने ही चाहिए, उस आर्टिकल का एक अलग डिस्कशन करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ खत्म होती है वहां पे शेड्यूल को अटैच किया गया है। दरअसल क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को डील ही नहीं किए, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, एग्जीक्यूशन वाली चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। अब लग रहा था कि अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और बल्कि हो जाएगा, तो उनको जो है शेड्यूल बना के लास्ट में जोड़ दिया गया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल है, और 12 शेड्यूल के क्या क्या चीजें में आती है, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन थे, शेड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ना है। आर्टिकल 368 जो बात करता है अमेंडमेंट्स की, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, वो दिया है आपके आर्टिकल 368 में, उसको पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे कि आज तक इंडिया में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो हम कवर करेंगे। तो ये हो गई हमारे आने वाले 15 दिनों की प्लानिंग। इसी तरीके से हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, ठीक। एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए आप बनने वाले हैं क्या ऑफिसर, ठीक है। तो ऑफिसर्स वो नहीं होते हैं जो सुनते हैं, ऑफिसर्स वो भी होते हैं जो बोलते हैं, ठीक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं कुछ आपसे पूछूं तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आता है नहीं भी आता है जस्ट ट्राई टू स्पीक अप, ट्राई टू, मतलब आप टाइप करके भी मेरे को आंसर देंगे, दैट्स ओके। आप मेरे को टाइप करके आंसर दे दो, बोल के दे दो, लेकिन आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि बोल सब सकते हैं, सुन कोई सुन कोई सकते हैं, बोल कोई सकता है। तो जस्ट बिहेव लाइक एन ऑफिसर, मतलब होता है ना कि फॉक्स, मतलब लाइन की तरह सोचना शुरू करिए। जब सोचना शुरू करेंगे तो इतना बन भी जाएंगे। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। कोई क्लास में कोई चीज आपको इतनी सी भी समझ में नहीं आती ना, आपको ये भी लग रहा है कि चीज ज्यादा हो रही है, मुझे नहीं पढ़ना है, स्पीक इट आउट। आप देन एंड देन मेरे को बोलो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, या अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं देन यू शुड हैव टू आंसर, ठीक है। चुप नहीं रहना, आपको बोलना जरूर है, आंसर जरूर देना, ठीक है। आप लिख के दीजिए या फिर बोल के दीजिए, जैसे आपकी कंफर्टेबल है आप ऐसे दीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो आई नो कि सब लोग जो है बोल के नहीं दे सकते, पर लिख के दीजिए, पर आंसर जरूर देंगे, सब बोलेंगे जरूर। तभी मुझे समझ आता है कि मतलब देखिए क्या होता है कि मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है कि पूरा बैच सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इस पूरे बैच से 1 या 2 बच्चे का सिलेक्शन होगा, और यकीन मानिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक उसी बच्चे को प्रोजेक्ट करेगी, उनकी दुकान चलती रहेगी, लेकिन आपके एस्पायरेशन का क्या, आपके एम्बिशन का क्या, आपके पेरेंट्स के पैसे का क्या, जिस रास्ते से आज आप है, कभी उसी रास्ते को मैंने भी फेस किया है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लोग कैसे फेस करते हैं, ठीक है। और कितना स्ट्रगल के बाद जाके आपको जॉब मिलती है। तो आपको इसी क्लास में अपने अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप कर लेनी होगी, ठीक है। बोलना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, समझाना भी होगा। इसी 15 दिनों को इतना अच्छे से करिए कि आपकी लाइफ में एक नई हिस्ट्री लिखते। पढ़ रहा है क्वालिटी, लेकिन हिस्ट्री लिखने की तैयारी आपको क्लास में ही कर लेनी है। आई बात समझ में? तो बोलना है, लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ठीक। कुछ पूछ रहे हैं आप, पूछिए। जैसे अच्छा मुझे ये क्वेश्चन बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, अभी इंडिया में कुल कितने स्टेट, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया? 29। वेरी गुड। अच्छा बताइए, अभी कैपिटल ऑफ तेलंगाना कौन, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? वेरी गुड एवरीवन, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी नई बनी, उसका क्या नाम है? वेरी गुड सोनाली, शिवम, मोनिका, अमरावती। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बताइए, इंडिया में फर्स्ट सिटीजन किसको कहते हैं? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, वेरी गुड।
अब यहाँ से है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। मैं आपकी टॉपिक शुरू कर दे रही हूँ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे ताकि आपका बेनिफिट तक खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, पर आप लोग में से मैक्सिमम लोग नए हैं तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था कि हम लोग जब जो इंडिया है वो क्या था, गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन है और मैं इसको रैप अप करके फटाफट कर लेती हूँ ताकि जो है आपको तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में वापस से पढ़नी ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बेस बन जाए, इसे हिस्ट्री से लेकर चलते हैं। ठीक, तो जो इंडिया है वो गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी यहाँ पे आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। वो कहाँ की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी। वो इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। किस चीज का, कि यहाँ से सस्ते में सामान खरीदेंगे और लंदन के मार्केट में उसको महंगे में बेच देंगे। लेकिन क्या होता है कि इंडिया में धीरे धीरे जो मतलब रूलिंग क्लास थे वो कमजोर हो जाते हैं और उसी रूलिंग क्लास को रिप्लेस कर देता है कौन, उसी रूलिंग क्लास को रिप्लेस करती है आपकी कंपनी और कंपनी की बन जाती है सरकार। ठीक, अब जब कंपनी अपना लेके आएगी तो कंपनी धीरे धीरे कानून बनाएगी और उसी कानून के बेसिस पे अपना लॉ, अपना मतलब सारी चीजें वो उसी कानून के बेसिस पे कर देगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसी कानून को बेस बना के करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले हर 10 सालों पे जो वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो कानून बना के भेजती थी कि इसी के बेसिस पे आपको लॉ करना है। ठीक, और उसी का बेस बनते बनते धीरे धीरे आ जाता है आपका आजादी 1947 में और इंडिया आजाद हो जाता है। तो जो हमारे इंडिया का मैक्सिमम पार्ट है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटेन का कानून था और इसको हम कहते हैं स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यहीं से लिया गया है। अभी आप इसको पॉज करिए, आप इस स्लाइड से शुरू करिए, आपको चीजें और समझ में कैसे। देखिए जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी ट्रेड करने के लिए, मतलब यहाँ से सस्ते में सामान खरीदना है और उसको ब्रिटेन में महंगे दाम पे बेचना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने लूट मचानी शुरू कर दी कि मतलब यहाँ पे क्या था कि इन लोगों ने युद्ध किया, बैटल किया और जितना चाहते थे उतना कमाई करते थे। और जब ये लोग लौट के इंग्लैंड जाया करते थे इंडिया से, तो इनके पास बहुत पैसे होते थे और एंड में अपने हिसाब से चीजों को ये बदलने लगे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अकेली कंपनी थी जिसको महारानी विक्टोरिया ने बोला था कि तुम जाओ और 200 सालों तक इंडिया के साथ व्यापार करो, ट्रेड करो। तो ब्रिटेन के लोग बोलने लगे कि नहीं, इस कंपनी को आप रेगुलेट करिए। जैसे अंतर आपका पंखा बहुत तेज चलता है तो आप पंखे को क्या करते हैं, रेगुलेट करते, स्पीड कम करते हैं ना उसकी कि भाई धीमे चलो। तो इसी तरह सबसे पहले कंपनी को रेगुलेट किया गया, उसको बोला गया कि नहीं तुम ऐसे काम नहीं करोगे, तुम ऐसे ऐसे काम करोगे। तो जो सबसे पहला आया उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और ये एक्ट आया कब था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद था इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, इसने क्या कर दिया, ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। ड्यूअल गवर्नमेंट का क्या मतलब था कि एक तरफ आपकी कंपनी जो है वो करती थी और एक तरफ जो है आपका ये राजा रूल किया करते थे। तो इसने कहा ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी चीज इसने किया कि देखिए जो कंपनी थी उसने अपनी बनाई थी प्रेसिडेंसी। एक थी बंगाल में, एक थी बॉम्बे में और एक मद्रास में थी। तो जो बंगाल में थी, बंगाल क्या था, इनका मेन सोर्स का इनकम था, वहां सबसे ज्यादा इनको पैसे बंगाल से ही मिलते थे। तो हर जगह पे हर एक ही प्रेसिडेंसी में एक ही गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया कि बंगाल का गवर्नर अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर को क्या बोल दिया गया कि यू विल बी नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया गया और ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज की गई, वो था सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और ये सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं थी जैसे आज के टाइम सुप्रीम कोर्ट है। यूरोपियंस के मैटर्स को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और इसमें जो है बोला गया कि जो ये सुप्रीम कोर्ट होगी वो कहाँ बनेगी, कलकत्ता में। और इसका जज बनाया गया, जज का नाम था एलिजा एम्पे। तो ये तो आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद देखिए चार्टर एक्ट। अब कंपनी की कमाई बहुत ज्यादा थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी की जब कमाई बढ़ती तो बाकी वहाँ की ब्रिटेन की अदर कंपनीज ने बोला कि भाई ऐसा है कि हमें भी आप परमिशन दो, हम भी इंडिया में ट्रेड करेंगे। तो जब भी आप चार्टर वर्ड सुनोगे, जैसे आप चार्टेड प्लेन, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड मतलब जहाँ पे दो कंट्रीज की बात होती है वहां पे आता है चार्टेड। ठीक है, तो पहला था चार्टर एक्ट 1813 जिसपे ये बोला गया कि अब पहले केवल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, अब इन्होंने बोला कि असल में चाइना से भी लोग ट्रेड किया करते थे। और दार्जिलिंग आपको पता होगा असम में अभी भी टी कल्टीवेशन के लिए बहुत जाना जाता है। ये टी कल्टीवेशन शुरू किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वहां के पार्लियामेंट ने बोला, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने, कि चाय और चाइना यानी टी और चाइना को छोड़ के बाकी सब जगह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी, बाकी अदर कंपनी भी काम कर सकती है। तो जो मोनोपोली थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा
आपके बाकी कंपनियां भी आ सकती थी। ये तो चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद जैसा भी हम चीजें देखते हैं, जैसे हमने वो आप देखेंगे टीवी में सेंसोडाइन, अब जैसे उसमें क्या है कि अगर आपकी टीथ में सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है, तो उसके लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करेंगे? सेंसोडाइन। मतलब कि जैसी चीजें हम देखते हैं वैसा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस समय टीवी भी तो थी नहीं, तो हम जैसी चीजों को देखेंगे वैसा यूज करेंगे। तो 1 लाख रुपए का फंड बनाया गया, और ये फंड था ईसाई मिशनरीज का फंड कि इंडिया में जाओ और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो। जब क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो जाएगी तो हम भी क्रिश्चियंस के जैसा बनना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? जो कंपनी थी, वो तो कंपनी थी ना, सामान बेचा करती थी, तो हम अपने आप उनकी चीजों को लेने लगेंगे। ये था आपका चार्टर एक्ट 1813। अगला है आपका चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के पास ये मोनोपोली थी ना, चाय और चाइना, यानी देखिए 20 साल बाद क्या हुआ कि चाय और चाइना से भी इनका मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब हर जगह ब्रिटेन की अदर कंपनीज को भी परमिशन दे दी गई कि आप लोग भी जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और किया गया कि पहले तो था हर जगह पे गवर्नर, बाद में क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, तो बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन सा पहला? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। इसी में एक लॉ कमीशन बना दिया जाता है। ठीक, ये लॉ कमीशन अभी भी बनता है। आपका जो आजाद भारत है वहां पे भी लॉ कमीशन बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि कानून के हिसाब से सरकार को सजेशन देना कि अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले इसका पहला चेयरमैन था। इसके बाद इसमें बात की गई थी आपकी स्लेवरी को हटाने की। जैसे आप गेहूं, दाल, चावल, ये सारी चीजें खरीदते हैं, इंडिया में क्या था कि लोगों को भी खरीदा बेचा जाता था। ठीक, और ब्रिटेन में तो चीजें बिल्कुल नहीं होती थी, तो इसको रोकने के लिए बात की गई कि स्लेवरी सिस्टम को रोका जाए। लेकिन हुआ क्या था कि स्लेवरी सिस्टम को रोकने के लिए बात की गई थी 1833 में, लेकिन स्लेवरी सिस्टम को रोका कब गया था? 1843 में। अगर क्वेश्चन आता है कि स्लेवरी सिस्टम को हटाने के बाद किस एक्ट में की गई थी, तो बात की गई थी 1833 में। स्लेवरी सिस्टम इंडिया से एबॉलिश कब हुआ है? 1843 में। भूलिएगा मत, 43 में एबॉलिश हुआ है, 33 में नहीं। 33 में केवल कानून आया था। स्लेवरी सिस्टम मतलब जैसे कि आदमी को खरीदना बेचना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मतलब अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे को फीस देंगे, मैंने आपको पढ़ाया, बाद में क्या कि आप मेरे को खरीद लो कि अब परमानेंट मैं आपके आ रहा हूँ। जैसे जैसे आप कहेंगे कि 4 बज गए, आप पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया, मतलब एज अ दास समझते ना, कि स्लेव बना दिया, दास बना दिया गया। तो उसके बाद फिर दासों से जैसा काम कराते हैं, जैसे आपके यहाँ पे कोई मेड आए, आप उस मेड को खरीद लीजिए, तो उसको कहते हैं स्लेवरी सिस्टम। ठीक, वर्कर भी कह सकते हैं। अगला आपका चार्टर एक्ट 1853। अभी देखिए चार्टर ही चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड की परमिशन दी जाती है, इसका नाम याद रखिएगा, चार्टर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जितने भी मतलब प्रेसिडेंसी थे, इन्होंने क्या किया था कि डलहौजी, अभी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे राजा रानी इन लोगों को हटा के कंपनी अपना एक्सपेंशन की जा रही थी। तो इन्होंने बोला कि अब हम अपना एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जहां तक है वहीं तक रहेंगे, इसके बाद बचेंगे नहीं। दूसरी चीज क्या थी कि उस टाइम पे आपने नाम सुना होगा IAS एग्जाम का, जो अभी IAS का एग्जाम होता है। IAS एग्जाम बेसिकली ब्रिटेन में हुआ करता था, उसको IAS नहीं ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था। तो एक मैकॉले कमेटी बनाई गई, लॉर्ड मैकॉले की कमेटी बनाई गई, उससे बोला कि इंडियन सिविल सर्विसेज को शुरू करते हैं, इंडिया के लोगों का मतलब इंडिया में भी IAS का एग्जाम लाया जाए, और तब से आपका IAS का एग्जाम इंडिया में चल रहा है। इसमें क्या हुआ कि पहली बार बात की गई ओपन कंपटीशन की, कि कंपटीशन होगा, उसमें जो पास हो जाएगा वही IAS नहीं, इस समय कहते थे ICS बनेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसी टाइम हो जाता है इंडिया में रिवोल्ट। लोगों को लगता है कि ब्रिटेन की सरकार बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल खराब है, इंडिया के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने सुना होगा कि झांसी की रानी और तात्या टोपे, नाना साहब, इन सब लोगों ने क्या कर दिया था, उस टाइम पे रिवोल्ट कर दिया था। फिर आ जाता है, देखिए यहाँ तक सबसे पहले हमने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट था, जहाँ पे कंपनी को रेगुलेट किया गया। फिर चार्टर एक्ट, जहाँ पे बाकी कंपनियों को भी लाने की बात की गई। अगला जो आ रहा है देखिए आपका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके सरकार के बनने की। ठीक, तो चार्टर, जहां तक चार्टर मतलब जहाँ पे और कंपनी इंडिया आ रही है, रेगुलेटिंग मतलब जहाँ पे कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा और कंपनी नहीं आएगी, अब सीधे सीधे ब्रिटेन की जो महारानी है वो इंडिया आ रही है। और यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी का रूल खत्म और महारानी का रूल शुरू। 1858 में क्या हो गया, 1857 में रिवोल्ट हुआ, और इस रिवोल्ट के बाद 1858 का एक्ट आया, जहां से कंपनी का रूल खत्म हो गया और महारानी का रूल शुरू हो गया। इसलिए एक्ट का नाम याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने क्या किया कि महारानी तो खुद तो उठ के इंडिया आ नहीं जाएंगी, तो लंदन में ही रहेंगी। तो इसमें ये बोल दिया गया कि महारानी के बिहाफ पे जो लोग ये पावर एक्सरसाइज करेंगे वो कौन होंगे, वो होगा पोस्ट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट होगी जो क्या करेगी, महारानी के बेसिस पर रूल को किया करेगी।
और अगला आ गया, देखिए गवर्नमेंट तो बन गई। अब इसके बाद ये गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ पे शुरुआत हुई आपकी लोकसभा राज्यसभा जैसे कॉन्सेप्ट की। ब्रिटेन वालों को ये तो था नहीं कि भाई एक दिन हमें इंडिया को छोड़ के जाना है, वो तो हमेशा के लिए बसने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि जैसे सिस्टम ब्रिटेन में वैसी चीजें इंडिया में शुरू कर देते हैं। तो काउंसिल का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारी चीजें बना के काम किया जाए। तो अब देखिए आगे पहला आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब आ रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो अब देखिए जितने भी आएंगे ये भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट कह लीजिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक ही बात है 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसमें 1909 का एक्ट, 1909 का जो एक्ट है इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले वहां का प्राइम मिनिस्टर था और मिंटो यहाँ के वाइसराय, उन्हीं के बीच नाम पे इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुसलमानों को केवल मुसलमान वोट दे, उसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जब मुसलमानों को केवल मुसलमान वोट देते हैं इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग कौन? प्राइम मिनिस्टर। चेम्सफोर्ड कौन? यहाँ का वाइसराय। और यह मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें बोला गया कि दो, यहाँ पे ला दिया गया बाई कैबिनेटिज्म। क्वेश्चन आता है व्हाट इज बाई कैबिनेटिज्म? बाई कैबिनेटिज्म मतलब कि एक बॉडी नहीं होगी, दो बॉडी मिलकर बताएंगे कि कानून क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपका क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, दो बॉडी मिलकर बता रही ना, इसको कहते हैं बाई कैबिनेटिज्म। यहाँ पे दो बॉडी आ जाती है, इसको कहते हैं बाई कैबिनेटिज्म। और यहाँ पे सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया कि एक सब्जेक्ट होगा कि जिसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसपे कानून बनाने का अधिकार होगा काउंसिल को, यानी लोकसभा राज्यसभा को। और एक कानून होगा जिसको कहते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब जिसपे कानून बनाने का जो राइट है वो सोनली वाइसराय के पास होगा। ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसीलिए इसको स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इससे बोला इंडिया क्या होगा? इन्होंने कहा इंडिया वो होगा जिसमें इंडिया के राजा रानी वाले जो राज्य है, जिसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे अभी भी राजा रानी वो है। और इसके बाद जो ब्रिटेन ने अपने में एनेक्स किया है वो सारे लोगों को मिला के होगा इंडिया। यहाँ पे डायरकी ला दी गई। डायरकी मतलब केंद्र का सरकार अलग, सेंटर की गवर्नमेंट अलग, स्टेट की गवर्नमेंट अलग। ठीक है, सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया गया। और फॉरेन अफेयर्स मतलब कि दूसरे देशों से आप कैसे संबंध बनाएंगे। उसके बाद डिफेंस, किसी झगड़ा करोगे या नहीं करोगे, क्या किसी अदर कंट्री से आपको बैटल करनी है, ठीक है। तो इस सारी चीजों का राइट ब्रिटेन वालों ने अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया मतलब वाइसराय के पास रख लिया। और बाकी सबकी चीजों के लिए बोला गया कि संसद बना देंगे, कोई ये काम किया है। उसके बाद डायरकी ला दी गई प्रोविंस में भी, जैसे कि आपका सेंटर में लोकसभा राज्यसभा था, ऐसे कहा गया कि स्टेट में भी दो दो बॉडी रहती। अभी आपके प्रेजेंट इंडिया में केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 बॉडी है, बाकी पूरे इंडिया में केवल एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। उसके अलावा आपका एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार, उसको बर्मा भी कहते हैं। पहले बर्मा इंडिया का ही पार्ट था, इस एक्ट में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, तो आज के डेट में बर्मा भी आपका इंडिया होता है। तो बताइए कि अगर हमको ये पूछा जाए, एक इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सीरियल से लगाने के लिए। सीरियल से लगा हुआ होता है और आपको टिक करना होता है कि क्या सही सीरियल है। जैसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कि चार्टर एक्ट आया, कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो कौन बता सकता है पूरा सही से ऑर्डर में कि पहले कौन सा एक्ट आया, इसके बाद कौन सा एक्ट आया और लास्ट में कौन सा एक्ट आया? एनीवन बताएंगे? What will be the right order? नहीं बेटा, ये नहीं पूछते हैं आपसे। पूछते सबसे पहले कौन सा एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पहले चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1853। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। फिर क्या है? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर, हाँ 1857 रिवोल्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, then this Montfort Act, मैंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें से बताइए क्या सही आंसर होगा। अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर सही है? ये वाला ए, मैम yes. ए वाला ए सबको लग रहा है ए, ऐसे बस yes. ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कि इंडियन काउंसिल एक्ट में मॉन्टफोर्ट ये सब आपका हिस्ट्री का पार्ट है, जब हिस्ट्री डील करेंगे तो आपके साथ डील करेंगे। बस आपको ये रखना है कि पहले रेगुलेट किया गया था कंपनी को,
फिर चार्टर एक्ट जिसमें बाकी कंपनियों को भी इंडिया में परमिट कर दिया था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ से इंडिया में लोकसभा राज्यसभा की शुरुआत हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब महारानी का शासन होगा और जो है कंपनी का कोई रूल इंडिया में नहीं होगा। और ये क्वेश्चन और करिए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। वो जो आप हैसिस बता रहे हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। मैम ये क्या डिफरेंस है? जब बंगाल का गवर्नर था ना, तो देखो 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में, हर जगह पे एक गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव जब आए थे तो वो बंगाल के गवर्नर थे। बाद में क्या हुआ था कि कंपनी जो है ऐसे से काम करे, तो जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें रेगुलेट करने की बात की गई। तो ये बोला गया कि अब बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देता था और ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता था। तो ये क्या हो गया था, गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर कौन था? क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? अब बताइए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाद में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी वो तीनों प्रेसिडेंसी में अब सबसे सुप्रीम कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। तो कौन था पहले भारत का सबसे पहले इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बाकी लोगों को नहीं आ रहा था इसका आंसर? अजय, सालिम परवीन, पायल, कुमरदीन, आप लोगों को नहीं समझ आता इसका आंसर? ए सबको लग रहा है? अच्छा, अब ये है क्वेश्चन की शीट। ये शीट में जो है दे दूंगी आज मैम को, रोमा मैम को। आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी की पूरी शीट को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद कल हम पहले शीट का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है आपका क्लास शुरू करेंगे। आगे की टाइम लाइन पे आ जाइए, अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। 1935 के एक्ट के बाद उस समय क्या था कि वर्ल्ड में वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सारे देश आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटेन भी उनमें से एक पार्ट था, ब्रिटेन तो वहाँ पे लड़ रहा था। अब ब्रिटेन को लगा कि हम तो वहाँ पे लड़ रहे हैं, और इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी जो छोटे छोटे मूवमेंट लाती रहती थी लड़ने के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा चौरी चौरा, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी चीजें चल रही थी। ब्रिटेन की सरकार को लगा कि हम इंडिया के लोगों को बोलते हैं कि कैसे तुम हमारी बात मान लो। यहाँ से शुरुआत करती कि तुम्हें हम राइट देंगे कि तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इसका राइट हम तुम्हें बताएंगे कैसे करना। तो पहला आया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में बोला गया कि एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनेगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है इसमें तुम लोग एडवाइस वगैरह कर दो। उसके बाद जब हम लोग वहां पे वर्ल्ड में जीत जाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और हम आपको पूरी सब सहूलियत देंगे, आप लोग बना देना। और जैसे ही बिना मतलब देर किए जैसे ही हम जीतते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म होता है तुरंत बना देंगे। लेकिन कांग्रेस वाले उनकी बात मानी, बोले नहीं, पता नहीं बनाओगे कि नहीं बनाओ, बनाना है तो अभी बनाओ, पता नहीं तुम वॉर में जीतोगे कि नहीं जीतोगे। फिर ब्रिटेन वाले को लगा, वो तो केवल टाल रहे थे, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद बोला कि क्रिप्स मिशन तुम जाओ इंडिया। और क्रिप्स मिशन भी किसने आया था कि हम तुम्हें बताएंगे कि जो है संविधान कैसा होना चाहिए। उसने कहा कि संविधान में क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनियन होगी और उस यूनियन को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन का मतलब हम ऊपर रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर रहेगी, तुम लोग नीचे रहोगे, तो हमसे पूछ के सब काम करना, बाकी तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। इसके बाद भी कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस ने कहा बिल्कुल नहीं, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, तुम नहीं बताओगे। फिर ब्रिटेन वालों ने भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे आपके, लॉरेंस, क्रिप्स और क्या नाम था यार, अलेक्जेंडर, ये तीनों आते हैं। इन्होंने भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है 3 पार्ट कर दो, एक होगा वो राजा रानी वाला पार्ट, एक होगा ब्रिटेन का पार्ट और बाकी इंडिया वालों का पार्ट। अब इसको भी कांग्रेस वालों ने मना कर दिया कि हम इतना पार्टीशन करेंगे इंडिया में, तो ये लोग ये बात नहीं मानते। बाद में जाते करते ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी देखिए भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत की आजादी से पहले ही आपका संविधान बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसमें कौन लोग होंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके लिए बोला गया कि भाई भारत तो सबका है, हम लोगों का भी भारत है, उन लोगों का भी भारत है, बनाने वालों का भी भारत है। जब इंडिया सबका है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबकी पसंद का बनना चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सबकी पसंद ला दे, सबकी पसंद निर्मा तो है नहीं कि सबकी पसंद ला दिया जाए। तो क्या किया गया कि रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया, कि पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया गया कि पूरे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है और हर पॉपुलेशन से इतना बंदा चुन के जाएगा। इसका मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मान लीजिए कि पूरे इंडिया में केवल 100 लोग और 10 लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में जाना है, तो हर 10 लोग क्या करेंगे, मतलब अब मान लीजिए हम पूरी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर एक को चुन ले कि चलो हमारी तरफ से सुशील जाएंगे, फिर अगला 10 का हो, ये 10 लोग में से बोले हम 10 लोगों की तरफ से ये बंदा जाएगा।
तो इस तरीके से पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे इंडिया के लोगों से चुनी गई और पूरे इंडिया के लोगों में 389 लोग चुन लिए गए कि ये सब लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऐसे में एक पार्टी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने पार्टी बनाई थी मुस्लिम लीग। उनको लगा कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और हिंदुओं में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगता है तो क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार बोलती है कि एक काम करो, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाएगा मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम उस समय क्या दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान। तो अब ऐसा ये जरूरी था कि मतलब उस समय बहुत सारा वायलेंस होने लगा था, तो वायलेंस को रोकने के लिए ये जरूरी था कि मुसलमानों के लिए अलग देश कर दे और हिंदुओं के लिए अलग देश कर दे। लेकिन गांधी जी ने उस समय ये बोला हिंदू और मुस्लिम सब इंडियंस हैं, तो हमारे यहाँ तो सबकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों को परमिट किया, तो वो लोग जो है पाकिस्तान में चले गए। तो जब 70 लोग जो मतलब नॉमिनेटेड थे वो चले गए पाकिस्तान, अब बचे केवल 229 लोग। इन 229 लोगों ने बनाया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का काम शुरू किया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की काम शुरू किया, तो जब सब लोग आपस में मिले, सब 229 लोग बैठे, तो उसने बोला कि चेयरमैन किसको बनाने से। तो उस समय जो सबसे सीनियर मतलब सबसे सीनियर थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से बोला गया कि आप हमारे चेयरमैन, ठीक, तो चेयरमैन बन जाते हैं। अगले दिन फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मिलती है और उन लोगों ने आपस में वोट किया कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा उसी को हम चेयरमैन बना देंगे। तो सबसे ज्यादा वोट मिला आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो वो बनेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सबसे पहले चुना इनको गया है और बना कौन सा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब बन जाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये करती है मीटिंग। तो पहली मीटिंग जब हुई थी वो था आपका 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड मीटिंग हुई आपकी 11 दिसंबर को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आपका प्रीएम्बल बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मतलब हम क्या पाना चाहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करते तो लिखते ना ऑब्जेक्टिव, कि मतलब क्या हम ये पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या लाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ये बताया जवाहरलाल नेहरू ने कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बना रहे हैं, हम अपने लोगों को क्या देने वाले हैं, कौन कौन सा राइट देने वाले हैं, कौन कौन सी हमारी ड्यूटी होगी। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। कब लेके आए थे, तो लेके आए थे आपका 30 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1946 को ये आपके प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को में जोड़ दिया गया। 22 जनवरी को ये आपका प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बन गया। उसके पहले ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अब क्या था कि इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है, बीच में ही आपका डिवीजन हो जाता है। तो लाया गया इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से भारत को आजाद कर दिया गया। तो पहले क्या किया गया, डिवीजन किया गया, बाद में भारत को आजाद किया गया। तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त, वो हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिल गई थी और 15 अगस्त 14 अगस्त को ही रात में 12 बजे इंडिया जो है आजाद हो गया था। रात में 12 बजे इंडिया को आजादी मिल गई थी। अब इंडिया को आजादी मिलने वाली थी तो पहले से पता चल गया था कि अब ब्रिटिश वाले चले जाएंगे और इंडिया आजाद हो जाएगा। तो सबसे पहले ही हम लोगों ने अपना फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था कि जब ये लोग जाएंगे तो हमें अपना फ्लैग लहराना होगा ना। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 1947 को, और 22 जुलाई को हमने अपना झंडा जो तिरंगा है ट्राई कलर है पहले अडॉप्ट कर लिया था। तो जैसे ही ब्रिटेन वालों ने बोला फ्री, तो तुरंत लाल किला जो आपका रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट से ब्रिटेन का झंडा हटा के इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, और इस तरीके से आपका इंडिया आजाद हो जाता है। फिर बनती है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल होगा, शेड्यूल होगा, क्या होगा, ये सारा कुछ बताया है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सारा कुछ बताया। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है कि संविधान को बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अम्बेडकर साहब ने आकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सबने है, पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का फाइनल ड्राफ्ट आया, इसकी डेट सही कर देगा, 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है, 26/11/1949 को, मतलब नवंबर में ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। लेकिन इसको लागू किया गया है आपके 26 जनवरी से, ठीक है। इसलिए आप अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, देखिए क्या है कि जब हम लोग गुलाम थे तो 1929 में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम लोग हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे, ठीक है। तो हर 26 जनवरी को ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे।
लेकिन हमारे यहाँ जब आजादी का काम शुरू होता है, आजादी का काम शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये आपके ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम 15 अगस्त को आजादी दे देंगे इंडिया को, ठीक है, इंडिया को आजादी हम 15 अगस्त को ही दे देंगे। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते थे कि हम तो 26 जनवरी को आजादी बनाते तो हमें 26 जनवरी को आजाद करो, ठीक है, तो आजादी तो हमने 15 अगस्त को ले ली। लेकिन क्योंकि हम हर 26 ऑफ जनवरी को आपका पहले से मनाते हैं इंडिपेंडेंस, तो क्या किया गया कि उसको सिंबलाइज करने के लिए 26 ऑफ जनवरी को हमने अपना रिपब्लिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, ठीक। तो इसलिए 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को आपको 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम कितना लगा है? तो 2 years 11 months और 70 days में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है। और इसमें कुल कितने पैसे लगे? 64 लाख रुपीज आपके पैसे लगे हैं। 24 जनवरी 1950 को आपका जो जनगण मन है, जो आपका नेशनल एंथम है इंडिया का, वो अडॉप्ट किया गया। और ये जनगण मन लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये याद रखिएगा कि जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, तो अमार सोनार बांग्ला भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था शुरू में 1950 में, तो समय आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। इतने में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आई। ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जहाँ पे हमने पूरा आपका समझ लिया कि आपका एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे बना है। देखिए बेटा, देखो कुछ लोग कहते हैं 17 दिन था, कुछ लोग बोलते हैं 18 दिन था, ठीक है। मैंने कई बुक्स को रेफर किया है, कुछ बुक्स आपकी बोलती है कि 70 डेज में कंप्लीट हुआ है, कुछ बुक्स ने 18 डेज माना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके एसएससी का लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखा था, तो एसएससी के पेपर ने 17 डेज को सही किया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपका 17 डेज लेके रखा है, ठीक। क्योंकि अगर एसएससी ने 18 डेज कर दिया होता तो फिर हम वो लेके चलते, लेकिन क्योंकि कमीशन आपका 17 रिकॉग्नाइज कर दी, इसलिए 17 लेके चलते हैं। आई बात समझ? तो ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। इसमें आप बताओ कि आपको कोई डाउट है, चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है क्वालिटी? अमनदीप, अजय, पायल, पूजा, प्रीति। तो चलिए, अब आपने पढ़ तो लिया, बताइए कि हमने इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया है? हमारे इंडियन फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया? इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? हम 22 जुलाई 20 जुलाई 1947, है ना। और फिर बताइए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गया बाद में? शालीन, परवीन, क्या था इसका आंसर? सैफ, शिवम, शिवम बता रहे, मोनिका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद में क्या बना है? नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में आपका बना है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। वेरी गुड सोनाली, बाद में वही आपका प्रियम्बल ऑफ इंडिया बन जाता है। अच्छा बताइए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909। 1909, वेरी गुड। ये बताइए कि आपका बाइकैमरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? मैम, 2 पार्टीज मिलके डिसीजंस लेती है, ऐसा कुछ। जहाँ पे 2 आ जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो 2 बॉडीज मिलकर बनाते हैं, कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस एक्ट को बोलते हैं? दिस इज स्केलेटन ऑफ इंडिया, स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी गुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये क्वेश्चन की शीट मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, वहां से आप कलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, कल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका शुरू करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, यहाँ से आपकी बातें कल करेंगे।
इतना इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी की पूरी शीट भेज दे रही हूँ, क्वेश्चन भेज दे रही हूँ। आपका काम ये होगा अहेड होके थोड़ा सा शीट्स पढ़ लीजिएगा और अहेड होके आप क्या करेंगे, रिविजन भी कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास बस यहीं तक, आज की क्लास बस यहीं तक। इसके बाद बाकी की बातें आपसे कल करेंगे।
है।